सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे बेटा एक नए कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Na2CO3.NH2O। वॉशिंग सोडा का मेनली क्या काम आता है बेटा? वॉशिंग सोडा को आप लोग जानते हैं डिटर्जेंट के नाम से। डिटर्जेंट होता है ना बेटा, तो डिटर्जेंट का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वो वॉशिंग सोडा होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखा होगा बेटा, आपने कपड़े धोते हैं, अगर क्लोथ्स को अगर वॉश करते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा बेटा, कभी कभी जो होता है वो साबुन के साथ में नॉर्मल जो सोप होता है उसके साथ में वहां पर लेदर का फॉर्मेशन, झाग का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो वहां पर हमें क्या करना होता है बेटा? डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना होता है। मतलब डिटर्जेंट क्या है? एक एडवांस्ड फॉर्म होता है जो कभी कभी क्या होता है, खास करके जैसे हमारे पास कभी हार्ड वाटर आ जाता है या फिर कभी हमारे पास ऐसा कोई वाटर हो जिसमें इंप्योरिटी कंटेंट हाई होता है, तो वहां पर कभी कभी साबुन काम करना बंद करता है, तब हम वहां पर डिटर्जेंट का यूज करते हैं। डिटर्जेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं बेटा, आपने सीखा होगा, थोड़ा बहुत आप सुन सकते हैं, माइसेल फॉर्मेशन वगैरह वो सब होता है, तो उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वॉशिंग सोडा का मतलब क्या होता है, किस तरीके से अप्लाई होता है। यहां पर हम मेनली दो कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। एक तो होगा हमारे पास सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट.10H2O यानी कि वॉशिंग सोडा। एक होगा हमारे पास में NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका कि हम बेकिंग पाउडर के तौर पर खाने के सोडा के रूप में उसका इस्तेमाल करा जाता है। तो बेटा दोनों ही कंपाउंड को बनाया एक तरीके से जाता है, किस तरह से क्या बनता है आइए देखते हैं बेटा। तो वॉशिंग सोडा की अगर बात करी जाए, वॉशिंग सोडा का बेटा पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका क्यों हो गया, यहां पर 10 आ गया, तो 10H2 यहां पर क्या है बेटा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में मौजूद है। आप देख सकते हैं बेटा कि एक आयनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि सोडियम के सभी कंपाउंड आयनिक होते हैं, तो ये एक आयनिक कंपाउंड जहां पर कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होगा। अब इसको बनाने के लिए क्या मेथड है हमारे पास? तो बेटा देखें, इसको बनाने के लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड होते हैं, और पहले के जमाने में इसको बनाने का जो मेथड हुआ करता था वो सस्ता नहीं, बहुत महंगा मेथड हुआ करता था। इसकी वजह से क्या होता था कि हमारे पास जो आसानी से सोप मिलना होता था वो पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए पहले के जमाने में लोग बाग कास्टिक का इस्तेमाल करते थे। NaOH के बारे में हम लोग पढ़ के आ चुके। पर जब जब एक नई प्रोसेस का नाम आया बेटा, इसका नाम था सॉल्वे प्रोसेस। तो सॉल्वे प्रोसेस ने क्या करा, इस पूरे प्रोसेस की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको काफी घटा दिया। इस वजह से हर किसी के पास डिटर्जेंट आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो सॉल्वे प्रोसेस क्या होता है बेटा, देखते हैं। सॉल्वे प्रोसेस, जिसको कि सोडा अमोनिया प्रोसेस भी कहा जाता है, दोनों बात याद रखेंगे बेटा। सॉल्वे प्रोसेस होता है या फिर उसको हम सोडा अमोनिया प्रोसेस भी नाम दे सकते हैं। पहले देखते हैं प्रोसेस में स्टेप्स क्या क्या होते हैं, फिर हम आपको बताएंगे बेटा प्रोसेस में होता क्या है, किस तरीके से क्या क्या चीजें यूज होती है और क्यों ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सबके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास में आता है बेटा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन को हीट करते हैं। जब लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ये बेटा हम सीख करके आए थे जब हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आयनिक बॉन्ड देखा था। आयनिक बॉन्ड में हमने थर्मल स्टेबिलिटी हीटिंग इफेक्ट देखा था कि दुनिया के सभी कार्बोनेट को गर्म करने पर हमें करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड और CO2 मिलता है एक्सेप्ट NaKRbCS। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा हमने, लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा हमें? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। इस कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या बेटा? क्विक लाइम। इसके बारे में आगे चल के स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसेस है बेटा, तो यहां पर हमें CO2 मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास होगा हम अमोनिया लेकर आएंगे। अमोनिया वाटर और CO2 को मिक्स करेंगे, जिसमें CO2 क्या है बेटा हमारे पास में एक्सेस में। तो अब बात देखिए बेटा कि यहाँ पे जब अमोनिया वाटर की CO2 से रिएक्शन होगी तब क्या बनेगा हमारे पास में? अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बनेगा बेटा? अमोनियम बाइकार्बोनेट। जनरली आप देखेंगे बेटा कि H2O के साथ में अगर CO2 एक्सेस अमाउंट में होता है तो जनरली वहां पर बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है। अब आप ये बात समझे कि रिएक्शन हुई कैसे होगी, तो देखिए बेटा अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। सो अमोनिया जो होता है वो कहीं ना कहीं एक बेस की तरह वर्क करता हुआ दिखाई देता है। CO2 की बात करें, नॉन मेटल ऑक्साइड, इसका मतलब ये एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो एसिड और बेस में जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बेटा? सॉल्ट बनता है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अमोनियम बाइकार्बोनेट की अगर बात करें तो अमोनियम बाइकार्बोनेट क्या होता है बेटा? सॉल्युबल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। अब क्या होगा बेटा, अब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराई जाएगी NaCl के साथ। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था बेटा, NaCl जो हमने सबसे पहला कंपाउंड बनाया था उसी का यूज होता है इसकी प्रिपरेशन में भी। अब NaCl से रिएक्शन होगी तो क्या होगी बेटा यहाँ पे, तो आप देख सकते हो बेटा रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्लस माइनस में ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, इसको ब्रेक करा, ऐसे NH4 के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा, और HCO3 के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। सिमिलरली NaCl में Na के ऊपर प्लस आएगा और Cl के ऊपर माइनस आएगा। इधर वाले माइनस को इधर भेज देंगे और इधर वाले माइनस को इधर भेज देंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर क्या होगा, NH4Cl बनेगा, ये NH4Cl बना, और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो नीचे क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट होना शुरू हो जाएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो नीचे क्या हो जाएगा बेटा? प्रेसिपिटेट के फॉर्म में यहाँ पर अलग थलग हो जाएगा, जबकि अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में उस फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद रहेगा। इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या मिल गया बेटा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। अब सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं चाहिए हमको, चाहिए क्या बेटा?
Na2CO10H2 तो हम क्या करेंगे, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे। तो बेटा आपने सीखा हुआ कि दुनिया के सभी बाइकार्बोनेट हीट करने पर क्या होता है, करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट CO2 और H2O गैस आपको वापस दे देते हैं। तो जब हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 को हीट करेंगे तो हीट करने पर हमें कार्बोनेट मिला, साथ में H2O मिला और साथ में क्या मिल गया बेटा, CO2 गैस हमें वापस से मिल गई। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होता है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोडा अमोनिया प्रोसेस बोलते हैं या फिर सॉल्वेट प्रोसेस बोलते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस की अगर बात करी जाए तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर खास बात क्या है बेटा, देखते हैं इसमें मेन बातें क्या है, समझते हैं बेटा। देखें ना, व्हाट इज द ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई बेटा, देखें आप, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट करा तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल गया था। इसके बाद अमोनिया की रिएक्शन वाटर CO2 से हुई। थोड़ी देर बाद हम ये देखेंगे कि ये जो अमोनिया हमने प्रोड्यूस ये जो अमोनिया यहाँ पर हमने यूज करा है, इसका बेटा रीजनरेशन होना शुरू हो जाता है, ये हमें वापस से मिलना शुरू हो जाता है। अब वापस से कैसे मिलेगा, क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगी और इसमें क्या क्या मेन बातें होती हैं, उनको हम समझते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है मेन रिएक्शन में, NaCl का रिएक्शन जब कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ तो प्लस माइनस की रिएक्शन हो गई, प्लस माइनस रिएक्शन हुई Na+Cl माइनस कैल्शियम +2 CO3 -2। इसको आप ब्रेक करेंगे तो बेटा ऐसे ब्रेक हो सकता है। ये कैसे ब्रेक होगा बेटा, ये Na+ हो गया, ये Cl- हो गया, ये कैल्शियम के ऊपर +2 हो गया, ये कार्बोनेट के ऊपर -2 हो गया। तो बेटा ये माइनस जाएगा इसके पास में और ये माइनस जाएगा इसके पास में। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना, सोडियम कार्बोनेट और साथ में कैल्शियम क्लोराइड बनकर के तैयार हो गया। ये जो कैल्शियम क्लोराइड अभी हमारे पास बना है, इसको तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, हमारे लिए अभी तो क्या है बेटा, ये वेस्ट है। पर ये एक्चुअली में वेस्ट नहीं होता है, ये एक इसका यूजफुल बाय प्रोडक्ट होता है, यूजफुल बाय प्रोडक्ट होता है जिसका कि हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। अभी आपको इसके बारे में और आगे बताएंगे। तो ये हो गई हमारे पास में नेट रिएक्शन। नाउ कंपाउंड कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन से कंपाउंड कंज्यूम हुए उसके बारे में बात करी जाए तो वो कौन कौन से बेटा, ये दोनों कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl। ऐसा क्यों, अब ये आपने अमोनिया देखा था तो बेटा देखना आपको बताएंगे, आपको अमोनिया वापस रिट्रीव भी होता है, अमोनिया हमें वापस मिल भी जाता है। तो जो मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारे यूज करने के दौरान जो कि कंजम्पशन में जाते हैं वो कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में NaCl। अब आप ये बात समझ सकते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन है, बहुत सस्ता होता है और NaCl नमक भी बहुत सस्ता होता है। तो जब इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो यूज हो रहे हैं वो दोनों सस्ते हैं, उनके कॉस्ट काफी कम है, इसी वजह से इस प्रोसेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफी कम हो जाती है और इसी वजह से ये मेथड जो है वो हैवीली सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल मेथड के तौर पर इसका इस्तेमाल कराया जाता है टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट। नाउ नेक्स्ट बात देखते हैं बेटा हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, CO2 एंड अमोनिया रिसाइकल्ड इन दिस प्रोसेस। अब जैसा कि मैंने बताया था बेटा आपको कि CO2 और अमोनिया की अगर बात करें तो CO2 और अमोनिया बेटा यहाँ पर क्या होते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं। कैसे होते हैं रिसाइकल, देखे बेटा, जब हमने NH4Cl बना था, जब उस NH4Cl का कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे, जब वो NH4Cl बना उसका कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करवाया तब क्या होगा, तब वापस से यहाँ पर प्लस माइनस का रिएक्शन होगा बेटा। जब ये रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते बेटा कि ये जो अमोनिया है ना हमारे पास जिसका हमने यूज किया था वो वापस हमें मिलना शुरू होता है। बात यहां पर ये होती है कि अमोनिया एक ऐसा कंटेंट होता है बेटा जिसका प्रोडक्शन जो होता है वो थोड़ा महंगा पड़ता है हमें। आपने सुना होगा एक प्रोसेस होता है बेटा हेबर्स प्रोसेस, आगे चल के पी ब्लॉक के में आप इसके बारे में सीखेंगे भी सही। तो अमोनिया का प्रोडक्शन जो होता है वो थोड़ा महंगा प्रोसेस होता है, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अमोनिया को कम से कम इस्तेमाल करा जाए। तो जितना अमोनिया हमने शुरुआत में यूज करा था वो अमोनिया हमें वापस यहाँ पर मिल गया है। इसका मतलब अमोनिया का जो नेट चेंज आएगा वो कुछ भी नहीं आएगा। तो शुरुआत में जो आप अमोनिया खरीद के लेकर के आएंगे उसी अमोनिया से आपका प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। इस तरीके से अमोनिया की लागत कुछ नहीं आते हुए यहाँ पर कॉस्टिंग काफी कम हो जाती है और ये भी एक तरीके से हेल्प करता है हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने में। अब देखिए यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बना, CaCl2 बना। जैसा कि मैंने बताया था बेटा आपको, कैल्शियम क्लोराइड जो बना हमारे पास ये क्या है बेटा, बाय प्रोडक्ट के तौर पर बना। कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करा जाता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो बेटा सीमेंट इंडस्ट्री वालों को इसका बेचा जा सकता है। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसी को एक कहावत होती है बेटा, इसको बोलते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। कि हमें चाहिए क्या था बेटा, हमें चाहिए था वॉशिंग सोडा या फिर हमें सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर चाहिए था, पर साथ में हमें क्या मिल गया, कैल्शियम क्लोराइड मिल गया, जिसको बेच करके हमने और मुनाफा कमा लिया। इस तरीके से बेटा इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है और अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस होता है। तो अगर हम बेटा इस पूरे को डायग्राम को फ्लो चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करें तो फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे समझा सकता है, देखिए बेटा इधर लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, लाइमस्टोन लेकर के आए। लाइमस्टोन को हमने करा हीट। जब लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो क्या होगा बेटा, हमें मिलेगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विकलाइम और साथ में CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा। CO2 चला जाएगा ऊपर और क्विकलाइम चला जाएगा नीचे। इस क्विकलाइम का आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। अब इधर क्या होगा बेटा, हम अमोनिया लेकर के आएंगे, इधर से अमोनिया गैस लेके आएंगे। वो अमोनिया जो होगी हमारी वो फिक्स अमाउंट में होगी जिसको हम एक बार लेकर के आएंगे और यहां से हम NaCl का सॉल्यूशन इसमें ड्रॉप करेंगे। अब NaCl का सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, NaCl के साथ में पानी होगा। अब वो जो पानी होगा वो H2O जो होगा, सॉल्यूशन है इसका मतलब बेटा यहाँ पर पानी होगा, डेफिनेटली H2O है। ये जो H2O होगा ये
ये अमोनिया और ये CO2। तो अमोनिया का नेचर कैसा है बेटा, अभी सीखा था आपने, बेसिक नेचर का है। और CO2 का नेचर कैसा बेटा, एसिडिक नेचर का है। तो बेस और एसिड जब मिल जाएंगे तो सॉल्ट बन जाएगा। तो अमोनिया और CO2 और वाटर जब मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास में, अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पर क्या बन जाएगा हमारे पास बेटा, अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये बन जाएगा हमारे पास में अमोनियम NH4HCO3। ये बन गया बेटा अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट जो हमारे पास बना, ये इस NaCl के साथ रिएक्शन करेगा। ये जब अमोनियम बाइकार्बोनेट बना, ये NaCl से रिएक्शन करेगा। जब NaCl से रिएक्शन करेगा तब क्या होगा बेटा, तो ये Na और HCO3 ये अलग हो जाएंगे, ये Na और ये HCO3 ये अलग हो जाएंगे, इनको हमने अलग कर दिया ऐसा। और बाकी बचा हुआ Cl और ये NH4+, ये NH4+ Cl- के फॉर्म में सॉल्यूशन में रहेगा। जैसा कभी हमने सीखा कि सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है ये नीचे बेटा सॉलिड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे नीचे इकट्ठा कर लेंगे। अब जब ये नीचे इकट्ठा हो जाएगा तब क्या होगा बेटा, तो यहां पर हमें सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट मिला। इसको अगर हमने हीट करा तो इसको हीट करने पर क्या होगा, हमें Na2CO3 मिल जाएगा और साथ में हमें CO2 वापस से मिल जाएगा। इसी CO2 का हम दोबारा से यूज कर सकते हैं और ये प्रोसेस आगे ऐसे कंटिन्यू हो सकता है। सिमिलरली आप इधर देखें बेटा क्या हुआ, जब हमारे पास में इधर कैल्शियम ऑक्साइड बना तो यहां से हमारे पास में क्या आया बेटा, Cl- आयन आया। ये Cl- आयन जो होगा ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में क्या बना लेगा बेटा, हमारे पास में कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। इस कैल्शियम क्लोराइड का हम आगे चल के यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेनली हमारे क्या इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं। क्योंकि अमोनिया जो ये हमारे पास है, ये अमोनिया हमें दोबारा मिल गया बेटा यहाँ पर NH4+ के फॉर्म में। इसे रिएक्शन करी और अल्टीमेटली ये सॉल्यूशन में NH4+ के फॉर्म में रहा। तो अमोनिया की बात करें NH4+ के रहा, इसका मतलब उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। सिमिलरली आप देख सकते हैं बेटा Cl- जो है वो कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में आपके पास है, इधर से आपको NaCl के फॉर्म में मिल गया। तो मेनली हमारे पास जो काम की चीजें हैं जिसका हम यूज करते हैं इसमें, वो कौन है बेटा, खपत किसकी होगी, खपत होगी NaCl की और कैल्शियम क्लोराइड की, कैल्शियम कार्बोनेट की, सॉरी NaCl की होगी और कैल्शियम कार्बोनेट की होगी। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी रिएजेंट जो है वो आपको वापस से रिट्रीव हो सकते हैं। इस तरीके से हम देख सकते हैं बेटा क्या प्रोसेस होगा हमारे पास में, सॉल्वे प्रोसेस या सोडा अमोनिया प्रोसेस के बारे में बताया जा सकता है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, हमारे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि पोटेशियम कार्बोनेट कैन नॉट बी मेड बाय सॉल्वे प्रोसेस। ऐसा क्यों है बेटा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट की अगर बात करी जाए, पोटेशियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है बेटा KHCO3। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि KHCO3 का प्रिपरेशन हम क्या सॉल्वे प्रोसेस से कर सकते हैं, तो बेटा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं कि KHCO3 अनस्टेबल, KHCO3 सॉल्युबल इन वाटर, K2CO3 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, K2CO3 इज सॉल्युबल इन वाटर। तो बेटा बात यहाँ पर ये कि अगर हम इस कंपाउंड के बारे में बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर बात करी जाए तो NaHCO3 की अगर हम कंपैरिजन करें बेटा किसके साथ में, KHCO3 के साथ में। तो बेटा अब आप याद करें, हमने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी के अंदर कुछ मेन बातें, सॉल्युबिलिटी के अंदर हमने कुछ मेन बातें सीखी थी बेटा, कहां पर, जब हम लोग आयनिक बॉन्ड पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था बेटा कि HCO3- और CO3-2 फर्स्ट एक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में टॉप टू बॉटम जाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। इसका मतलब यह होगा कि सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट KHCO3 जो है इट इज मोर सॉल्युबल। इसके बारे में यह बात कही जा सकती है कि इट इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू NaHCO3। तो बेटा NaHCO3 की अगर बात करी जाए तो इसके कंपेरिजन में KHCO3 सॉल्युबल रहेगा। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, तो फर्क ये पड़ेगा बेटा कि जब प्रीवियस हमने प्रोसेस देखी थी, जिस प्रीवियस प्रोसेस में हम लोग रिएक्शन करवा रहे थे अमोनियम बाइकार्बोनेट का NaCl के साथ में, तो वहां पर हमारे पास में नीचे NaHCO3 का प्रेसिपिटेट बन रहा था, क्योंकि NaHCO3 की सॉल्युबिलिटी कम है। पर अगर आप वहां पर सेम टू सेम पोटेशियम के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। और जब तक उसका प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा तब तक हम उसको अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये रहेगा कि अगर वो सॉल्युबल स्टेट में रहेगा तो इस मेथड का यूज करके हम पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर KHCO3 का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो अगर क्वेश्चन की बात करी जाए बेटा, क्वेश्चन का अपने पास में आंसर क्या होगा बेटा, सेकंड ऑप्शन। क्यों, क्योंकि KHCO3 क्या होगा बेटा, सॉल्युबल इन वाटर होगा। KHCO3 क्या होगा बेटा हमारे पास, सॉल्युबल इन वाटर होगा। तो वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से यह बात कही जा सकती है कि इसका प्रिपरेशन नहीं कराया सकता। तो NaHCO3 का ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि NaHCO3 क्या है बेटा, इन मतलब लेस सॉल्युबल है, वो क्या होगा नीचे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बैठा रहेगा। तो इस तरीके से बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या हम पोटेशियम बाइकार्बोनेट का प्रोडक्शन कर सकते हैं बाय सॉल्वे प्रोसेस, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट का प्रोडक्शन करने के लिए KHCO3 बनेगा, जिसको कि इनसॉल्युबल होना चाहिए था, बट वो सॉल्युबल ज्यादा होता है, इसलिए वो फिल्ट्रेट से अलग नहीं हो पाएगा। तो वहां पर दोनों का अंदर सेपरेशन करना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये प्रोसेस सॉल्वे प्रोसेस के द्वारा नहीं करा जा सकता। नेक्स्ट बात करें बेटा हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, HCO3-। ये मैंने आपको बताया था बेटा पहले भी कि HCO3- को क्या बोलते हैं बेटा, हम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, जिसको कि हम सोडियम, जिसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही बोल सकते हैं। अब इस आयन की मेन बातें क्या होती है बेटा, देखें हम
थोड़ी देर बाद हम लोग ये सीखेंगे कि HCO3 माइनस जो होता है ना, वो दोनों नेचर शो करता है। मतलब दोनों, मतलब एक एसिडिक नेचर भी शो करेगा, बेसिक नेचर भी शो करेगा। इसका मतलब ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। किस तरीके से होता है, क्या क्या होता है, देखिए बेटा। फर्स्ट है कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट है कि बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, MHCO3 होगा, क्योंकि HCO3 -1 चार्ज है। और सेकंड का क्या होगा बेटा, MHCO3 होल ट्वाइस। आप समझ सकते हो कि सेकंड पर +2 चार्ज होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, LiHCO3 एंड सेकंड के बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं सॉल्यूशन स्टेट के अंदर। फर्स्ट में लिथियम बाइकार्बोनेट और जो सेकंड के बाइकार्बोनेट होते हैं वो सॉल्यूशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? ड्यू टू हाइग्रोस्कोपिक नेचर। इनका कैसा नेचर होगा बेटा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होगा। और रिमेनिंग एसिलोक मेटल बाइकार्बोनेट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। इसका मतलब ये हो गया कि NaHCO3, KHCO3, RbHCO3, CSHCO3 सिर्फ यही ऐसे बाइकार्बोनेट होंगे एस ब्लॉक के अंदर जो कि आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। बाकी इसको छोड़कर अगर हम सेकंड के बाइकार्बोनेट्स की बात करें और लिथियम बाइकार्बोनेट की भी अगर बात करी जाए तो उनका फाई का वैल्यू हाई होने की वजह से वहां पर क्या होता है बेटा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर आना शुरू हो जाता है। इस वजह से वो क्या कर लेते हैं, वो अगर एग्जिस्ट करेंगे तो सॉल्यूशन स्टेट में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, जिसके बारे में आपको बता रहा था बेटा कि बाइकार्बोनेट सॉल्ट कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और एम्फोटेरिक नेचर होने की वजह से ही इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है जिसको हम आगे चल के इसके यूजेस में देखेंगे। तो बेटा यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट की। देखिए बेटा फर्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस अगर हम इसका करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या होगा बेटा, रिएक्शन करेंगे पानी के साथ। हाइड्रोलाइसिस के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया था, आगे चल के आप पी ब्लॉक चैप्टर में इसके बारे में देखेंगे। अभी अगर आपसे हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करी जा रही है तो आप दिमाग में ये लेकर के चलें कि कहीं ना कहीं पानी से रिएक्शन हो रही होगी। अब NaHCO3 का रिएक्शन अगर हम पानी से करते हैं तो क्या होगा, तो बेटा आप इसको एक कोशिश करें ब्रेक डाउन करने की प्लस और माइनस के फॉर्म में। किस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे, देखिए बेटा, तो ये हमारे पास में है Na+ और HCO3-, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया हमारे पास Na+ और ये हो गया बेटा HCO3-। इसके अलावा बेटा H2O को आप तोड़ सकते हैं H+ और OH- के फॉर्म में। ये मैं आपको समझने के हिसाब से बता रहा हूं बेटा। अब क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव वाला जाएगा इस पॉजिटिव के पास, ये नेगेटिव जाएगा इसके पास। कुछ मेन बातें बेटा आप याद रखें, पूरे के पूरे इनऑर्गेनिक के अंदर हम लोग 2 मेन बातें देखेंगे। आप ऐसा देखेंगे बेटा, अधिकतर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर आपको कहीं पर H2CO3 दिखता है तो उसको आप समझ सकते हैं कि वो क्या है बेटा, वो है CO2 + H2O, मतलब कि पानी के अंदर CO2 का सॉल्यूशन। और सिमिलरली बेटा आगे चल के एक और रिएक्शन देखेंगे, आप देख सकते हैं बेटा NH4OH जो होता है, इसको हम कई बार इस तरीके से बताएंगे, ये क्या होगा बेटा, अमोनिया का पानी में सॉल्यूशन होता है। ये वाली रिएक्शन जो सेकंड वाली बताइए बेटा, इसका इस चैप्टर में तो यूज नहीं करेंगे हम, पर आगे पी ब्लॉक चैप्टर में इसका यूज करेंगे। ये 2 रिएक्शन ऐसी होती है जिनको किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब H2CO3 क्या है, बेसिकली CO2 का वाटर के अंदर मिक्सिंग है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या है, अमोनियम का पानी में मिक्सिंग है, सॉल्यूशन ही है। तो अगर इस तरह से लिखा जाए, इस तरह से लिखा जाए, बात एक ही। अब आप देखिए बेटा क्या होगा, Na जब इसके पास जाएगा तो NaOH बनाएगा, ये NaOH मिल गया, और H+ और जब HCO3- कंबाइन होगा तो क्या होगा बेटा, H2CO3 मिलेगा, जिसको कि अगर आप चाहें तो H2O + CO2 के फॉर्म में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखें बेटा, इफेक्ट ऑफ हीट। हीट करने पर क्या होगा, तो हमें बात पता है कि जब भी कभी हम किसी बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो डेफिनेटली करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट H2O और साथ में CO2 गैस इवॉल्व हो जाएगा, तो इफेक्ट ऑफ हीट तो वही रहेगा। थर्ड पॉइंट देखिए बेटा, रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड और रिएक्शन विद बेस, ये 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, और यही दोनों रिएक्शन ऐसी हैं जो हमें बताएंगे इसके एम्फोटेरिक बिहेवियर के बारे में। अब किस तरह से रिएक्शन होती है, क्या होती है बेटा, देखें NaHCO3 अगर हम HCl से रिएक्शन करते हैं तब भी ये रिएक्शन शो करता है, और NaHCO3 का अगर हम NaOH से रिएक्शन शो करते हैं तब भी ये रिएक्शन ऐसे शो करता है। ये दोनों रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, क्या हो रही है, आप समझे बेटा। बात यहां पर ये कि जो आयन है हमारे पास में HCO3-, ये जो HCO3- आयन होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं, पहले HCO3- आयन को इस तरह से अलग बताते हैं। अब आप देखिए बेटा बात क्या है, देख समझेगा। HCO3- आयन की अगर बात करी जाए तो HCO3- जो है वो 2 तरीके से रिएक्शन शो करेगा। कैसे कैसे रिएक्शन शो करेगा, देखें। अगर HCO3- आयन ने अपने पास H+ को एक्सेप्ट करा, अगर इसने H+ को एक्सेप्ट करा, तो अगर हम यहां लिखे बेटा +H+, अगर ये H+ को एक्सेप्ट करता है तो कोई स्पीशीज जब H+ को एक्सेप्ट करता है तब वो क्या होता है, कोई स्पीशीज जब H+ को एक्सेप्ट करता है तो किसकी तरह वर्क करता है बेटा, बेस की तरह वर्क करता है। तो जब HCO3- आयन को बेस की तरह वर्क करना होगा तब ये H+ की तरह H+ को एक्सेप्ट करेगा, और H+ को एक्सेप्ट करेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा बेटा, हमारे पास में यहां पर H2CO3 का फॉर्मेशन करेगा, जिसको मैंने बताया आपको कि हम H2O + CO2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लीजिए अगर ये H+ को रिलीज कर रहा है, तो अगर ये H+ को रिलीज करेगा इसका मतलब क्या, कोई स्पीशीज अगर अपना H+ देता है तब किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, तब वो एसिड की तरह बिहेव करता है।
तो अगर आप HCO3 माइनस में से H+ को रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा बेटा हमारे पास में CO3-2 कार्बोनेट आयन बचेगा। अगर आपने इसमें से एक H और एक प्लस हटा दिया तो कार्बोनेट तो बचेगा बेटा। इसका मतलब बात यहां पर यह है कि अगर HCO3 माइनस को H+ को एक्सेप्ट करना है, मतलब जब इसको बेस की तरह बिहेवियर शो करना होगा, तब तो ये साथ में H2O और CO2 या फिर H2CO3 का फॉर्मेशन कर देगा, और जब इसको एसिड का बिहेवियर शो करना होगा तब ये क्या कर देगा बेटा, साथ में कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन शो कर देगा। तो बाइकार्बोनेट आयन के पास में दोनों तरीके की पॉसिबिलिटी है, वो चाहे तो H+ को गेन करे, वो चाहे तो H+ को रिलीज करे। ये अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा सामने वाले के साथ जिसके साथ इसकी रिएक्शन होगी। अगर सामने वाला स्पीशी H+ देने को तैयार है तो वो उसका H+ एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर सामने वाला स्पीशी H+ लेने को तैयार है तभी अपना H+ उसको प्रोवाइड कर देगा। अब इसी दोनों के बात पर देखे बेटा अभी रिएक्शन कैसे हो रही होगी, समझे इस बात को। देखिए बेटा NaCO3 का रिएक्शन आप HCl से करेंगे। अब ये रिएक्शन होगी बेटा कहां, ऑब्वियस सी बात है कि मीडियम आपको लेना पड़ेगा, और मीडियम नॉर्मली हम क्या लेते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी। पानी के अंदर HCl जो होगा वो H+ और Cl फॉर्म में टूट जाएगा। अगर ये HCl है तो बेटा क्या देगा आपको, H+ और Cl देगा ना, तो ये क्या देगा बेटा H+। तो जब कोई स्पीशी H+ देने के लिए तैयार है तब ये क्या करेगा, उसका H+ एक्सेप्ट कर लेगा, और जब ये उसका H+ एक्सेप्ट कर लेगा, जब ये इसका H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो H+ एक्सेप्ट करने पर क्या होता है, तो जब HCO3 माइनस H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3 यानी कि H2O + CO2। इसका मतलब यहां पर रिएक्शन ऐसे बताई जा सकती। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये H+ को एक्सेप्ट करेगा तो बनाएगा H2CO3, जिसको कि हमने यहां पर H2O + CO2 के फॉर्म में बता दिया। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ऐसे H2CO3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बेटा ये बन गया हमारे पास H2CO3। अब क्या बचा, ये हमारे पास था Na, तो ये होगा हमारे पास Na+ के फॉर्म में। ये था हमारे पास Cl-, तो ये इससे कंबाइन हो जाएगा, क्या बना लेगा हमारे पास NaCl। इस तरीके से रिएक्शन यहां पर बताई जा सकती। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा NaHCO3 का रिएक्शन NaOH के साथ। अब NaHCO3 का रिएक्शन NaOH के साथ किस तरह से होगा, तो इसको ब्रेक कर लिया बेटा हमने। ये आया हमारे पास में Na+, ये HCO3-, ये क्या है बेटा Na+, और ये क्या है बेटा OH-। अब OH- टेंडेंसी क्या होती है बेटा, आपने सुना होगा बेटा आर्सेनियस बेस, आर्सेनियस एसिड, इन सब के बारे में आपने सुना होगा, तो हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आपको पता है बेटा उसके बारे में। ये जो OH- वाला स्पीशी ये क्या कर सकता है, ये H+ को गेन करने टेंडेंसी रखेगा। तो अगर ये H+ को गेन कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा, ये HCO3- जो है ये अपना H+ इसको दे देगा। जब HCO3- अपना H+ इसको देगा, जब HCO3- अपना H+ को देगा, तो इसको मैं क्या समझ सकते हैं बेटा कि इसका H+ जो होगा, यहां से H+ जो होगा ये इस OH के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा बेटा अपने पास में H2O बन जाएगा। तो यहां तो H2O बन गया, साथ में क्या बनेगा, ये जब CO3- है Na+ से रिएक्शन करेगा तो CO3- किसके फॉर्म में बचेगा बेटा, CO3-2 के फॉर्म में। ये CO3-2 के फॉर्म में बचेगा ना बेटा, क्यों, क्योंकि इसने अपना H+ निकाल दिया, H+ चला गया, OH- के पास CO3-2 बचा। ये CO3-2 Na+ और Na+ दोनों से कंबाइन कर लेगा, तो Na2CO3 इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये बेटा कि आप समझें कि NaHCO3 के अंदर जो HCO3- आयन है वो दोनों तरीके की बिहेवियर शो कर सकता है। डिपेंड करेगा कि सामने क्या स्पीशी है। अगर सामने कभी कोई एसिड है तब ये खुद किसकी तरह वर्क करेगा, बेस की तरह, क्योंकि ये एसिड का H+ एक्सेप्ट करेगा, तो यहां पर NaHCO3 बेस की तरह वर्क कर रहा है। जब सामने वाला स्पीशी बेस है तो बेस OH- देगा, तो उसको ये अपना H+ दे सकता है। इसका मतलब अब ये किसकी तरह वर्क करेगा बेटा, एसिड की तरह वर्क करेगा। तो जब ये एसिड की तरह वर्क करेगा तो अपना H+ दे करके कार्बोनेट का फॉर्मेशन करके Na2CO3 बना लेगा, और साथ में H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब ये अपना बेस की तरह रिएक्शन करेगा तब ये NaCl साथ में H2O + CO2 का फॉर्मेशन कर सकता है। इसका मतलब ये दोनों की तरह रिएक्शन शो कर सकता है, ये एसिड की तरह भी रिएक्शन शो करेगा, ये बेस की तरह भी रिएक्शन शो करेगा। इसी वजह से ये बात क्या कही गई है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखें रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 3 एंड रिएक्शन नंबर 4 एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के एम्फोटेरिक बिहेवियर को बताते हैं। इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा नेचर का होगा बेटा, एम्फोटेरिक नेचर का होगा। इसके अंदर मेन बातें जो समझने वाली थी बेटा वो ये वाली रिएक्शन थी। इस रिएक्शन को आप ध्यान से समझ के चलें, आपको सारी बातें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करें बेटा हम यहां पर, हम क्वेश्चन आए हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सॉल्यूशन। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। देखिए बेटा बात क्या है कि सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि कौन कौन स्पीशी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो कौन कौन सी स्पीशी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आप मुझे खुद सोच के बताएं बेटा। आप ये बताइए बेटा मुझे कि क्या कभी कोई एसिड किसी बेस के हाथ में सॉल्यूशन में अपनी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। अगर आपने सॉल्यूशन में एसिड और बेस को मिला दिया तो वहां पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने किसी एम्फोटेरिक को एसिड बेस से मिला दिया तब भी वो एक साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एम्फोटेरिक अगर एसिड से मिलेगा तो खुद बेस बन जाएगा, एम्फोटेरिक जब बेस से रिएक्शन करेगा तो खुद एसिड बन जाएगा। इसका मतलब अगर आप किसी एम्फोटेरिक की भी मिक्सिंग करते हैं एसिड बेस के साथ में
तब भी वो एक साथ में नहीं रह सकते। हाँ, एसिड एसिड एक साथ में रह सकते हैं और बेस भी एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि आपस में रिएक्शन शो नहीं करेंगे। और इसी फंडे का इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए बेटा, बात क्या है, क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है कि एक सॉल्यूशन में ऐसे कौन से स्पीशी हैं जो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबके हमें एक एक करके चेक करना होगा। देखिए बेटा, NaOH को हमने देखा, NaOH कैसा नेचर का है बेटा, बेस। इसका मतलब ये तो बेस हो गया। NaHCO3 अभी हमने सीखा है कि NaHCO3 किस नेचर का है बेटा, एम्फोटेरिक नेचर का है। इसका मतलब अगर बात करी जाए क्वेश्चन के हिसाब से तो ये हमारा ऑप्शन, क्वेश्चन का आंसर सही हो जाना चाहिए था। हमारा आंसर क्या होना चाहिए बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। पर हम बाकी ऑप्शन भी चेक करके देख लेते हैं। देखिए बेटा, NaOH की अगर बात करें, NaOH क्या बेटा, बेस, क्योंकि मेटल का हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होगा बेटा, बेस, क्योंकि ये भी मेटल का हाइड्रोक्साइड है। बेस से तो रिएक्शन कर नहीं सकता, इसका मतलब ये तो एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए बेटा, HCl क्या होता है बेटा, एसिड, और NaCl तो क्या बेटा, सॉल्ट है। ये तो मिक्स कर ही नहीं सकते, रिएक्शन करेगा ही नहीं, इसका मतलब यहां पर भी एक साथ एग्जिस्ट कर सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों ही क्या है बेटा, सॉल्ट है। दोनों ही क्या है बेटा, सॉल्ट। CaCO3 भी सॉल्ट है, MgCO3 भी सॉल्ट है। तो सॉल्ट और सॉल्ट तो एक साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सॉल्यूशन में ये भी एक साथ रह सकते हैं, ये भी एक साथ रह सकते हैं, ये भी एक साथ रह सकते हैं, पर इन दोनों का साथ में रहना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन का अपना आंसर क्या जाएगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं बेटा, एक्सप्लेनेशन वापस से वही है कि HCO3- जब H+ को एक्सेप्ट करेगा तब एसिड की तरह वर्क करेगा, कार्बोनेट देगा, और HCO3- जब H+ को गेन करेगा तब बेस की तरह वर्क करेगा, बनाएगा क्या बेटा, H2CO3, जिसको कि हम H2O+CO2 के फॉर्म में भी बता सकते हैं। तो क्वेश्चन का अपना आंसर क्या चला गया बेटा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास में प्रॉपर्टीज आई बेटा। प्रॉपर्टीज Na2CO3 की क्या है, अभी तो हमने देखा था बेटा NaHCO3 के बारे में देखा था, अब हम Na2CO3 के बारे में बात करें, यानी कि वॉशिंग सोडा के बारे में अगर बात करी जाए तो क्या प्रॉपर्टीज होगी। देखा, फर्स्ट प्रॉपर्टी एफ्लोरेसेंस, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, शायद हो सकता है आपने प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में सुना भी हो। एफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है बेटा, सुने कि Na2CO3 व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर इट गिव्स आउट 9 आउट ऑफ 10 वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कि अगर आपने वॉशिंग सोडा को खुले में रख दिया, थोड़ी देर तक खुले में रखने के बाद, कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद अगर आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर से .10H2 में से 9 वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हुए दिखेंगे। मतलब कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, .H2O ही बचेगा। तो रिएक्शन के फॉर्म में अगर बताया जाए बेटा, तो Na2CO3 .NH2O की अगर बात करें तो रख दिया अगर आपने, तो एटमॉस्फेयर में अपने वाटर लूज कर देता है, वाटर लूज करेगा, 9 वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ Na2CO3 .H2, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मोनोहाइड्रेट बोलते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कभी वॉशिंग सोडा को खुले में रख देंगे तो उसके मास में कमी आ जाएगी। मास में कमी क्यों आएगी आप समझ सकते हैं बेटा, क्योंकि 9 वाटर मॉलिक्यूल तो इवेपोरेट हो गए, तो पहले यहां पर इसका मॉलिक्यूलर वेट हाई होगा, यहां इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है। तो इस तरह से बात समझा जा सकती है कि वॉशिंग सोडा जो होता है, अगर आपने इसको खुले में रख दिया तो इसका मास कम होना शुरू हो जाता है। इट लूजेस इट्स वेट बिकॉज इट रिलीजेस 9 वाटर मॉलिक्यूल इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू अ प्रॉपर्टी नोन एज व्हाट, एफ्लोरेसेंस। तो बेटा इसको बोलते हैं क्या, एफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस, हेंस वॉशिंग सोडा लूजेस वेट ऑन एक्सपोजर टू एयर, जैसा कि मैंने आपको समझाया बेटा, बात वही है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, अगर हमने Na2CO3 को हीट करा तो हीट करने पर क्या होगा बेटा, सारा का सारा पानी है वो उड़ जाएगा, सारा का सारा पानी अगर उड़ जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, Na2CO3। अब अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमने ये बात सीखा था कार्बोनेट के अंदर कि Na के Rb और CS का लो फाई नेचर का होता है, तो वहां पर पोलराइजेशन ना के बराबर होता है। तो वहां पर पोलराइजेशन नहीं होने की वजह से और साइज बड़ा होने की वजह से इनके कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन, हीटिंग इफेक्ट कुछ नहीं शो हो सकता है, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही रहेगा। तो हीट करने पर कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि अगर ये सॉलिड में होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, सबलाइम हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी डिकम्पोज। ये डिसइंटीग्रेट डिकम्पोज होकर के आपको CO2 गैस प्रोवाइड नहीं करेगा। ये रिएक्शन बेटा वही रिएक्शन है जो हमने पहले देखी थी आयनिक बॉन्ड के अंदर हीटिंग इफेक्ट में कार्बोनेट के, वहीं से रिएक्शन आ रही है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, हमारे पास में हाइड्रोलाइसिस, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Na2CO3 अल्कलाइन नेचर ड्यू टू एनालिटिक हाइड्रोलाइसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, देखें बोलना ये चाह रहे हैं कि Na2CO3 के नेचर की अगर बात करी जाए, अगर आप उसको पानी में घोलेंगे तो पानी में घोलने पर उसका नेचर कैसा मिलेगा आपको, अल्कलाइन नेचर मिलेगा। अल्कलाइन नेचर मिलने का मतलब क्या होगा बेटा, बेसिक नेचर मिलेगा। अच्छा, बेसिक नेचर के बारे में अगर हम बात करेंगे उसका pH कितना होना चाहिए, तो आपको पता है कि जो भी स्पीशी बेसिक होती है उसका pH 7 से बड़ा होता है, तो उसका pH 7 से ज्यादा हो जाएगा। लिटमस पेपर पे क्या शो करेगा, ब्लू को रेड करेगा, रेड को ब्लू करेगा, तो लिटमस पेपर को रेड को ब्लू करेगा। अब इसके पीछे क्या रीजन है बेटा, देखें यहां पर जो कॉन्सेप्ट आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में सीखते हैं हाइड्रोलाइसिस वाला, थोड़ा बहुत वो कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई होगा। देख सकते हैं बेटा, Na2CO3 की अगर बात करी जाए तो Na2CO3 क्या आयन देगा आपको, Na+ और कार्बोनेट आयन देगा, और साथ में क्या होगा, ये जो कार्बोनेट है ये वाटर को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनाएगा बेटा हमारे पास में H2CO3 और साथ में OH बनेगा।
तो अगर हम दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो दोनों का कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा बेटा, हमारे पास क्या क्या बनेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तो मिला हमें H2CO3, एक मिला हमें OH माइनस Na+। तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या बनेगा, अल्टीमेटली हमें बनता हुआ दिखेगा NaOH और साथ में क्या बनता हुआ दिखेगा बेटा हमको H2CO3। ये दिखेगा ना बेटा भाई, ये NaOH, ये Na और ये OH ये कंबाइन हो जाएंगे और ये फाइनली क्या बन गया हमारे पास में H2CO3 बन गया। जब ये NaOH H2CO3 की मिक्सिंग करेगा तो बेटा बताओ सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। तो हमें पता है कि NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और H2CO3 कैसा होता है बेटा, वीक एसिड होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर, सॉल्यूशन का नेचर बताया जाएगा। डोमिनेंट जो होगा, डोमिनेंट कौन है, बेस, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा बेटा, बेसिक नेचर का होगा। तो बेटा इस तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पर कि सॉल्यूशन का नेचर बेसिक क्यों होगा, क्योंकि जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एनायनिक हाइड्रोलाइसिस होगा। एनायनिक कौन है बेटा, कार्बोनेट, कार्बोनेट का हाइड्रोलाइसिस होगा क्योंकि ये वीक पोर्शन है इस वजह से, क्योंकि ये आपको पता है बेटा वीक पोर्शन से आया हुआ है, इस वजह से इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। ये देगा आपको H2CO3 OH माइनस NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 वीक एसिड, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग की बात मानी जाएगी। डोमिनेंट कौन है, स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब सॉल्यूशन नेचर कैसा होगा, सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा, अल्कलाइन नेचर का होगा। नेक्स्ट जगह बेटा रिएक्शन विद CO2 एक्सिस। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम आगे चल के भी यूज करेंगे, इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पर इसमें नहीं पूछा था बेटा कैल्शियम के कंपाउंड, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। तो जब रिएक्शन CO2 से हो रही है, खास करके CO2 जब एक्सेस में है तब क्या होगा, देखिए बेटा Na2CO3 को अगर आपने CO2 से रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जब ये एक्सेस में है तब क्या होगा, यहां बनेगा बेटा बाइकार्बोनेट के बारे में। एक बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें बेटा कि जब भी कभी वाटर के साथ में CO2 एक्सेस में होता है, मैक्सिमम टाइम पे आपको बाइकार्बोनेट बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने कार्बोनेट के साथ में H2O ले लिया और CO2 एक्सेस में ले लिया, तब वहां पर आपको बाइकार्बोनेट बनता हुआ दिखाई देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसा भी हम सोडियम में देख रहे हैं, आगे चल के सेम टू सेम रिएक्शन आप कैल्शियम में भी देखेंगे। तो बाइकार्बोनेट को अगर आप H2O CO2 एक्सेस में प्रेजेंस में रखते हैं तब आपको वहां पर कार्बोनेट को अगर आप H2O CO2 प्रेजेंस में रखते हैं तब आपको वहां पर बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहां पर क्या बन गया बेटा हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करें बेटा हम यहां पर, नेक्स्ट है हमारे पास में यूजेस। यूजेस क्या क्या हो गया बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस है बेटा, देखें फर्स्ट पॉइंट तो यही है, इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है बेटा आपको पता होगा, बेकिंग पाउडर क्या होता है, जो कि बेक करने में यूज होता है, इसको हिंदी में हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं। आपने देखा होगा बेटा बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कहां होता है, बेक करने में होता है। जैसे कि हम लोग घर पे ब्रेड वगैरह बनाए तो बेटा ब्रेड में वो फ्लफी नेचर आता है ना, वो फ्लफी नेचर क्यों आता है, उसके अंदर पोर्स हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जब उसका हम इसमें मिक्सिंग करते हैं बेकिंग पाउडर के, हम थोड़ा सा उसमें मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर क्या होगा बेटा, हीट होगा, बेक करने पर हीट होगा। हीट करने पर क्या प्रोवाइड करेगा आपको, CO2 प्रोवाइड करेगा। जब वो CO2 नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो उसके सरफेस में पोर्स करता हुआ जाएगा। इस तरीके से बेटा सरफेस में पोर्स हो जाते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, फ्लफी नेचर आ जाता है। और कहीं कहीं पर इसकी वजह से आप देख सकते हैं बेटा लेयर स्ट्रक्चर बन सकती है। जैसे कई बार देखा होगा बेटा आपने कुछ खाने की चीजें ऐसे फास्ट फूड लाइक पेटीज वगैरह जो होते हैं, इनमें लेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है बेटा, बेकिंग पाउडर का होना होता है। और बेकिंग पाउडर में रीजन क्या है कि बेकिंग पाउडर आपको CO2 गैस इवॉल्व करेगा, इस वजह से ऐसा यहां पर नेचर आता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंट ड्रिंक। एफरवेसेंट ड्रिंक का मतलब क्या होता है बेटा, जस्ट लाइक बेटा कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक मिलती है बेटा मार्केट में, आपने देखा होगा। तो बेटा कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उसके अंदर से जैसे आप कोल्ड ड्रिंक को एकदम से खोलते हैं तो बेटा आपको वहां पर उसमें से ऐसा बबल्स बनते हुए दिखाई देते हैं, उसको बेटा बोलते हैं एफरवेसेंस। एफरवेसेंस किसकी वजह से आते हैं बेटा, CO2 की वजह से आते हैं। तो वो CO2 उसके अंदर किस तरह से मिलाई जाती है, बाय यूजिंग अ कंपाउंड कॉल्ड एज NaHCO3। तो इस तरह से NaHCO3 का यूज करा जाता है एफरवेसेंट ड्रिंक लाइक कोल्ड ड्रिंक्स को प्रिपरेशन में। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारे पास इन द फायर एक्सटिंग्विशर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, फायर एक्सटिंग्विशर में इसका इस्तेमाल करा जाता है बेटा। फायर एक्सटिंग्विशर आपको पता है बेटा क्या होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं, जो कि आग बुझाने के काम में आते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर मेनली क्या होता है हमारे पास में बेटा, NaHCO3 होता है। अब NaHCO3 की वजह से क्या होता है, जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास CO2 प्रोवाइड होता है। वो जो CO2 होता है वो क्या होता है बेटा, जो बर्निंग सब्सटेंस उस पर चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, एयर का कॉन्टैक्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि CO2 का मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है, एयर में O2 का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो O2 जो होगा वो हट जाएगा, CO2 उस पर डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पर आग बुझ जाती है, फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। इस तरीके से इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी करा जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इस पॉइंट को आप लोग याद रख के चलेंगे, इसके पॉइंट के बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इट इज यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है बेटा, विच इज यूज फॉर रिमूविंग एसिडिटी। एसिडिटी को रिमूव करने के लिए इसका एंटासिड के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे कभी कभी हमें एसिडिटी हो जाती है बेटा, तो एसिडिटी होने के पीछे रीजन क्या है, पेट के अंदर HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कोई एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। एंटासिड बेटा मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, तो उस टाइप के एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं,
वो एंटासिड बेसिकली होते क्या है, वो एक मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर NaHCO3 प्रेजेंट होता है। तो बेटा NaHCO3 और MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो सॉल्यूशन होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंटासिड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला बेटा आप याद रख के चलेंगे, जैसा मैंने आपको बताया ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि दोबारा भी पूछा जा सके, इसलिए आप इसको याद रखेंगे, व्हाट इज एंटासिड और एंटासिड का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे आप याद रखें। नेक्स्ट जगह बेटा यूजेस ऑफ Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा की अगर बात करें यूजेस क्या होंगे, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, कास्टिक सोडा, सोप पाउडर एटसेट्रा। सेकंड पॉइंट, इन लॉन्ड्रीज एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जैसा मैंने आपको बताया था बेटा कि कपड़े धोने के इस्तेमाल, कपड़े धोने में ऐसे वॉशिंग सोडा जो होता है उसका इस्तेमाल करा जाता है, और सॉफ्टनिंग और वाटर में भी इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर क्या होता है बेटा, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके हाइड्रोजन चैप्टर में। अभी आप इसको यूज के तौर पर देख के चले कि इसका यूज इस तरह से भी किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास अगला कंपाउंड आया बेटा कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। क्विकलाइम क्या होता है बेटा, क्विकलाइम हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है आपको क्विकलाइम नाम याद नहीं आ रहा हो, मार्केट में आपने देखा होगा, हो सकता है आप लोगों ने खरीदा भी होगा। इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में चूना। जो चूना हम लोग मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं व्हाइट वॉश करने के लिए, दीवारों पर सफेद पेंट करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए लेके आते हैं बेटा, उसको ही बोलते हैं क्या बेटा, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर चूना। ये वही चूना है बेटा। अब इस चूने के बारे में हमें स्टडी करनी है कि नाउ व्हाट इज चूना, व्हाट इज क्विकलाइम, देखते हैं बेटा इसके बारे में। फर्स्ट, व्हाट इज द प्रिपरेशन मेथड, बाय हीटिंग लाइमस्टोन एट 800 डिग्री सेल्सियस। लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो हमें ये बात पता है पहले से कि लाइमस्टोन को हीट करेंगे, दुनिया किसी कार्बोनेट को हीट करें एक्सेप्ट NaKRbCS, तो हमें करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड और साथ में CO2 मिल जाएगा। ये जो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिला, बस इसी का नाम क्या दिया गया बेटा, क्विकलाइम। क्या नाम दिया गया इसका, क्विकलाइम। तो नाम देखे बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है, लाइमस्टोन, इसका नाम है लाइमस्टोन। ये हमें क्या मिला बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, चूना, इसको क्या बोलेंगे बेटा हम, चूना। ये है क्विकलाइम, ये वही चूना है जिसका कि यूज करा जाता है बेटा किसके अंदर, मैंने बताया आपको व्हाइट वॉश करने के दौरान इसका यूज करा जाता है। जो सफेद रंग का पेंट हम लोग करते हैं, चूने की जो पुताई इसको हिंदी में बोलते हैं, वो इससे ही करी जाती है। कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में अगर बात करी जाए बेटा, तो कैल्शियम ऑक्साइड नेचर कैसा होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताइए आप कि इसका नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा, तो कैसे बताएंगे। तो मेटल का ऑक्साइड है, इसका मतलब कैसा नेचर होगा, इसका बेसिक नेचर का होगा। बताया था बेटा मैंने आपको कि एस ब्लॉक के जो ऑक्साइड होते हैं वो तो बेसिक नेचर के होते हैं। अगर ये बेसिक नेचर का है, इसका मतलब इसका हाइड्रोक्साइड भी बेसिक नेचर का भी होगा। वही हमने बात सीखा था कि जो नेचर ऑक्साइड का होता है वैसा ही नेचर पानी में हाइड्रोक्साइड का भी हो जाता है। तो अगर इसका नेचर कैसा है बेटा, बेसिक, तो इसका सॉल्यूशन का नेचर भी कैसा होगा, बेसिक ही होगा। उसका बनेगा बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे स्लेक्ट लाइम के फॉर्म में। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो बेटा किससे रिएक्शन कर सकता है, क्या ये किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन कर सकता है, हाँ कर सकता है। क्यों, क्योंकि खुद बेस है और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है। इसी वजह से आप देख सकते हैं बेटा, अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करके देखें तो CaO CO2 से रिएक्शन करके वापस से CaCO3 बना सकता है। क्यों, क्योंकि CaO क्या है, बेस, CO2 क्या है बेटा, एसिड। हाँ, इस तरह से इसका बेटा फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरह से एसिड बेस रिएक्शन कर सकते हैं। क्या कोई बेस किसी बेस से रिएक्शन कर पाएगा, नहीं, कोई बेस किसी बेस से रिएक्शन नहीं कर सकता है। इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड को एज अ बेस यूज कराया जाता है कभी कभी फर्नेस में। इसका बेटा कभी कभी फर्नेस सुना होगा आपने, भट्टी जो होती है। जैसे कि बेटा हम लोग देखेंगे आगे चल के मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग अलग पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अलग अलग मेटल का जब हमें एक्सट्रैक्शन करना होता है तो हमें वहां पर फर्नेस बनानी होती है। फर्नेस का मतलब क्या होता है बेटा, भट्टी, बड़ी सी भट्टी होती है, आपने नाम सुना होगा शायद, ब्लास्ट फर्नेस। तो बेटा वहां पर क्या होता है, लाइनिंग जो होती है, अंदर की जो दीवार होती है, उसकी जो भट्टी के अंदर की दीवार होती है, जहां पर अंदर की तरफ रिएक्शन होती है, उसको कैल्शियम ऑक्साइड से लाइन करा जाता है, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है बेटा, बेसिक नेचर का होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें बेटा क्विकलाइम के बारे में, इन सब बातों को आप नोट करके चले, इन्फॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट है, जानकारी के तौर पर आप दिमाग में लेकर के चले। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखें बेटा, प्रॉपर्टीज, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा जो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी रिएक्शंस होती हैं, पर वो सभी रिएक्शंस आप आगे चल के देख सकते हैं। कुछ रिएक्शन हमने पहले भी देखी हुई है। मेन जो काम के रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो मैं आपको बता रहा हूं बेटा। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम की रिएक्शन कार्बन के साथ। अगर आप इसे कार्बन से रिएक्शन करते तो हमें क्या मिलता है बेटा, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 + CO। ये कैल्शियम कार्बाइड कंपाउंड जो है ना, ये बेटा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। कैल्शियम कार्बाइड वो चीज होती है जिसके थ्रू कभी कभी आप ऐसा सुनते हैं बेटा कि आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करते हैं। इससे क्या करते हैं बेटा, हम आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करते हैं। अब आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मार्केट के अंदर आपने कई बार देखा होगा बेटा कि हम जो फ्रूट्स लेकर के आते हैं वो हमें पके पके फ्रूट दिखते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई फ्रूट ओरिजिनल जहां से तोड़ा गया होगा वो पका अगर होगा तो हमारे तक आते आते तो खराब हो सकता है, ऐसा नॉर्मली हो सकता है ऐसा।
तो ऐसे केस में क्या करते हैं फार्मर्स लोग, क्या करते हैं कच्चे फलों को तोड़ लेते हैं, कच्चे फलों को तोड़ करके उनके ऊपर कैल्शियम कार्बाइड लगा देते हैं। ये कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, जब पानी से रिएक्शन करता है तब यहां पर एसिटाइलिन गैस C2H2 का रिलीज करता है। उस C2H2 की वजह से क्या होता है बेटा, हीटिंग इफेक्ट आता है, और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो जो फ्रूट होता है वो आर्टिफिशियली राइप होना, आर्टिफिशियली पकना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग के अंदर कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड एक सॉलिड कंपाउंड है। तो CaC2 जो है बेटा वो सफेद रंग का एक कंपाउंड होता है जिसको कि उस फ्रूट के ऊपर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जब वो उसके वाटर से रिएक्शन करता है तब वहां पर C2H2 गैस इवॉल्व करता है। वो C2H2 गैस एसिटिलीन गैस जो है उस वहां पर हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो जो फल होता है वो आर्टिफिशियली पकना शुरू हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बेटा, अगर आप कभी आम वगैरह लेकर के आए तो आम की पेटी अगर आप कभी लेकर के आते तो आम की पेटी में आपने कई बार देखा होगा कि आम जो होता है, तो जहां वो उसका डंठल होता है, जहां से वो पकता है, वहां पर आपने कई बार देखा होगा कि एक सफेद सफेद रंग की पपड़ी होती है। वो सफेद रंग की पपड़ी ओरिजिनल वाली नहीं होती है, वो सफेद रंग की पपड़ी कार्बाइड की पपड़ी होती है, जो कि आर्टिफिशियली लगाया जाता है ताकि वो फ्रूट जो है वो जल्दी से पक जाए और आसानी से बेचा जा सके। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला रिएक्शन, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा कैल्शियम कार्बाइड का। देखिए बेटा, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के अंदर इसका इस्तेमाल करा जाता है। इसकी जो रिएक्शन है बेटा, इसको हम आगे चल के वैसे देखेंगे कि कैसे रिएक्शन होती है बेटा, कार्बाइड की रिएक्शन पानी से कैसे रिएक्शन इसकी करवाई जाती है। नेक्स्ट देखिए बेटा, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ में। एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम एक फर्टिलाइजर होता है बेटा, इसके मैन्युफैक्चर किससे होता है, जब कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन नाइट्रोजन से करेंगे तब क्या बनेगा हमारे पास में बेटा, नाइट्रोलिम बनेगा, CaCN2 का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है बेटा नाइट्रोलिम, ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला याद रख के चलें आप, CaCN2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात करें बेटा हम इसके बाद, नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम के यूजेस क्या है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आगे चल के हम देखेंगे बेटा, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या यूजेस होते हैं। सीमेंट, ग्लास, कैल्शियम कार्बाइड एटसेट्रा। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर की प्यूरिफिकेशन यूज होता है। एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर अमोनिया एंड C2H5OH, तो ड्राइंग एजेंट के तौर पर बेटा इसका इस्तेमाल हो रहा है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो कैल्शियम का नेचर कैसा है बेटा, खुद का बेसिक नेचर का है। अब अगर ये बेसिक नेचर का है और ये वाटर भी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर से मिक्स करेंगे तो वाटर से मिक्स करने पर क्या बनाता है बेटा, ये हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। तो बेटा क्या होता है, ये एक अच्छा ड्राइंग एजेंट होता है, मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अमोनिया कैसा नेचर का बेटा, बेस नेचर का। सिमिलरली अल्कोहल भी इस तरह के नेचर का है। इसका मतलब क्या करेगा, अगर इसके अंदर कभी आपको मॉइस्चर प्रेजेंट है और मॉइस्चर को हटाना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्विकलाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक्सेस ऑफ वाटर को खुद सक कर लेगा और बाद में इसको ऐसे ड्राई करके छोड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, एज अ बेसिक लाइनिंग इन फर्नेस, मैंने समझाई दी बेटा आपको पहले बात, फॉर मेकिंग सोडा लाइम। अब बेटा आप देखो यहाँ पर आपके पास में नाम आया है सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है बेटा, NaOH प्लस CaO का मिक्सचर। ये भी एक इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट है, इसका बेटा आप याद रखें फॉर्मूला, एग्जाम में डायरेक्टली पॉइंट के फॉर्म में पूछा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए NaOH और CaO का मिक्सचर क्या होता है, सोडा लाइम कहलाता है। नेक्स्ट बात करें बेटा, हमारे पास में आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। स्लेक्ड लाइम को हिंदी में बोलते हैं बेटा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना से अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखें पहले आप ये बात समझे प्रिपरेशन कैसा होगा। जब आप क्विक लाइम को वाटर में मिला देंगे, तब क्या होगा बेटा, हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम। अब मतलब क्या है बेटा, देखें कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन पानी से होगा, तो पानी से मिक्सिंग करने पर क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या था बेटा, चूना। चूने को पानी में मिला दिया तो क्या बनता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना। अब ये बात मैं आपको कैसे बता रहा हूं बेटा, हो सकता है कि अगर आप लोगों ने, जिन लोगों ने पुताई करी होगी वो तो आसानी से रिलेट कर सकते हैं, और बाकी लोगों ने अगर नहीं करा तो भी आप बात सुने। क्या होता है बेटा, अगर मार्केट से आप कभी कोई चूना खरीद के लेकर आते हैं पुताई करने के लिए, तो ये इस बात का साफ हमें ध्यान रखना होता है कि ऐसा लोग कहते हैं, और जो लोग यहाँ पर बेचते हैं और जिन लोगों का एक्सपीरियंस होता है वो बात भी बताते हैं कि चूने को कभी भी डायरेक्टली हाथ से टच नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने कभी चूने को ऐसे हाथ से पकड़ के ऐसे उठाने की कोशिश करी तो आपके हाथ जल जाएगा, आपके हाथ में फफोले पड़ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, आपका हाथ बर्न हो जाएगा। तो बर्न होने के पीछे रीजन क्या होता है बेटा, एक्चुअली जब ये कैल्शियम ऑक्साइड पानी से रिएक्शन करता है तब बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पर साथ में यहां पर बहुत सारी हीट भी रिलीज होती है, और ये हीट रिलीज होने की वजह से ये जो प्रोसेस है ये कैसा हो जाता है बेटा, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। मतलब इसका डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाता है बेटा, नेगेटिव हो जाता है। अब इस बात का इसके नाम से क्या रिलेशन है, देखे बेटा, ये था हमारे पास में चूना। चूने को अगर हमने पानी मिलाया तो क्या होगा, चूना बुझ गया। बुझने का मतलब क्या होता है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे कि कभी जलते हुए अंगारों पर आप पानी डाल दें।
तो जलते हुए अंगारों पे अगर आप पानी डाल देंगे तो बेटा आपको ऐसे बुझने की ऐसे आवाज आएगी ना, कुछ वैसी ही आवाज यहां पर भी आती है। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी मिलाने पर वो ऐसा लगता है कि उसमें आग लग रही थी अंदर जो कि बुझ गई, लगता है, ऐसा होती नहीं है, ऐसा लगता है कि अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो वो बुझ गया। तो बुझने की वजह से उसका नाम क्या रखा गया बेटा, बुझा हुआ चूना, जिसको कि इंग्लिश में हम स्लेकिंग बोलते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइम या फिर स्लेक्ड लाइम, इस तरह से समझाया जाता है। तो बेटा ये है हमारे पास में क्विक लाइम, क्विक लाइम को पानी मिलाने पर हमें क्या मिला, स्लेक्ड लाइम। तो बेटा आप भी बात याद रखेंगे कि कभी भी क्विक लाइम को डायरेक्टली वाटर से या फिर डायरेक्टली हमारे हाथ से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ के अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा, उस मॉइस्चर कंटेंट का ये ऐसा सक कर लेगा और साथ में हाइड्रोक्साइड बना देगा जो कि खुद बेसिक नेचर का होगा और हीट इवॉल्व करेगा। इस हीट इवॉल्व होने की वजह से हमारा हाथ जल जाएगा और ये बेस भी वहां रिएक्शन कर सकता है, तो इस तरीके से वहां पर फफोले पड़ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं। इसलिए कभी भी मार्केट में अगर आप चूना लेकर के आए तो उसको डायरेक्टली अपने हाथ से टच करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा हमारी बात यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होगा एक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग CO2 गैस। दिस इज अ वेरी वेरी फेमस लाइन, एक बहुत ही फेमस लाइन है, इसका कई बार आपने हो सकता है प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, देखें लाइम वाटर, पहली बात तो लाइम वाटर होता क्या है, देखिए बेटा ये है हमारे पास में स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस। जब इस CaOH होल ट्वाइस को पानी में घोल देंगे, इसका सॉल्यूशन बना देंगे, सॉल्यूशन बनाने में पानी की कंटेंट ऑब्वियसली हाई होगी, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कंटेंट हाई होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम लाइम वाटर बोलते हैं। तो स्लेक्ड लाइम को अगर आप पानी में रख रहे हैं इन एक्सेस ऑफ वाटर यानी कि सॉल्यूशन कंटेंट में रख रहे हैं, तब उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, लाइम वाटर बोलते हैं। तो लाइम वाटर इज नथिंग सॉल्यूशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस सॉल्यूशन ही क्या बोलता है बेटा, हम क्या बोलते हैं उसको, हम लाइम वाटर बोलते हैं। या फिर यूं बोल दें कि सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज व्हाट इज क्विक सॉरी लाइम वाटर। अब लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की अपीयरेंस करता है जब उसमें CO2 गैस पास करते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा इसकी, इसको भी हम रिलेट करके बताएंगे आपको कैसे। देखें बेटा पहले रिएक्शन देखें आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन बेटा CO2 से होगा। कैसे होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेटा बेस का हाइड्रोक्साइड, बेस का हाइड्रोक्साइड सॉरी मेटल का हाइड्रोक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड कैसे नेचर का होगा बेटा, बेस, ये हो गया हमारे पास बेस। नॉन मेटल का ऑक्साइड है CO2, इसका मतलब ये कैसा है, एसिड। और जब भी कभी एसिड और बेस मिलेंगे सॉल्ट प्लस वाटर तैयार हो जाएगा, तो ये सॉल्ट प्लस वाटर बन गया, सॉल्ट बन गया बेटा कैल्शियम कार्बोनेट मिल्कीनेस H2O, और साथ में यहां पर ये हीट रिलीज होगी, जिसके बारे में आपको समझा रहा था बेटा, हीट रिलीज हो जाएगी। ये हीट रिलीज होने से क्या नाम दिया गया बेटा इसका, स्लेकिंग ऑफ लाइम। ये बात हम क्लियर कर चुके हैं आपको। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा बेटा, जब ये कंटेंट हमारे पास बना, इस कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस ऑफ CO2 और साथ में H2O को पास करें, जब CO2 एक्सेस में रखा हुआ है H2O इसमें पास करा, तो क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा। अब ये बात हम सीख कर के आए हैं कि बाइकार्बोनेट जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। और आपने ये बात भी सीखी बेटा यहाँ पर कि सेकंड डे के अंदर जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशन स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। सो दिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट बिकम सॉल्युबल, और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो सॉल्युबल हुआ, इसी की वजह से क्या होता है बेटा, लाइम वाटर मिल्कीनेस अपीयर करता है, पर थोड़ी देर बाद उसमें मिल्कीनेस गायब होती है, हमें दिखाई देती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट अ सॉल्युबल पोर्शन। हाँ, अगर आपको इससे वापस हमें कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए तो आप इसको हीट कर दे, क्योंकि बाइकार्बोनेट को हीट करने पर आपको करस्पॉन्डिंग कार्बोनेट H2O और CO2 मिल जाएगा। अब इसको बेटा हम किस तरह से रिलेट करेंगे बेटा, जैसे घर पर हम लोग पेंटिंग करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, तो घर पे जब लोग पेंटिंग करते हैं इसको हिंदी में पुताई कहते हैं। जब पुताई करी जाती है व्हाइट वॉश की, तब किस तरह से प्रोसेस होता है बेटा, आप देखें मार्केट से आप लोग चूना लेकर के आए, चूने को लेकर के आते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा बेटा, उसको किसी लोग जो खास करके पेंटर वगैरह होते हैं एक बड़े से मटके के अंदर मिलाते हैं। मटके के अंदर मिलाते हैं क्योंकि आप बात समझ सकते हैं, चूने को जब पानी में मिलाएंगे तो चूने को पानी मिलाने पर क्या होगा बेटा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, लाइम का स्लेकिंग होगा, स्लेकिंग ऑफ लाइम हो जाए, तो ये रिएक्शन होगी यहां पर। अब जब रिएक्शन होगी वहां पर तो क्या होगा बेटा, हमारे पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट इवॉल्व होगी। अब बात यहां पर यह कि ये प्रोसेस हम कर रहे हैं, ये खुले में कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 भी है, तो जैसे ये रिएक्शन होगा तो एटमॉस्फेयर का जो CO2 है वो उसके कांटेक्ट में आना शुरू हो जाएगा, किसके, जो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हुआ वो सॉल्यूशन किसका बना हमारे पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब उस एटमॉस्फेरिक CO2 से रिएक्शन करेगा तब क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाएगा बेटा, मिल्कीनेस आ जाएगा, उसमें मिल्कीनेस आ जाएगी, टर्बिडिटी उसके अंदर आ जाएगी। तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि शुरुआत में जो सॉल्यूशन क्लियर हो रहा था वो एकदम सफेद रंग का हो जाएगा, मिल्कीनेस आ जाएगी, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो लाइम वाटर मिल्कीनेस अपीयरेंस क्यों दे रहा है, ड्यू टू पासिंग ऑफ CO2 गैस, CO2 गैस की वजह से ऐसा मिल्कीनेस आ जाता है। अब आप एक बात देखिए बेटा कि जब मिल्कीनेस इसके अंदर आ गया, अब वो जो आपके पास कंटेंट तैयार हुआ वो कैसा हो गया, सफेद हो गया। आप उसको कुछ घंटों के लिए ऐसे कैसे छोड़ दें, अगर आप उसको कुछ घंटों के लिए ऐसे कैसे छोड़ देंगे तो आप ये बात देखेंगे कि जो सॉल्यूशन का नेचर है,
नीचे की तरफ क्या होगा, कुछ पीपीटी जमा हो जाएगा और ऊपर की तरफ एक क्लियर सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो वो क्लियर सॉल्यूशन तैयार होने का मतलब क्या हो गया कि वो जो मिल्कीनेस थी वो उसकी गायब हो गई। भाई पहले तो आपको मिल्कीनेस दिखाई दे रही थी, फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मिल्कीनेस गायब होगी। तो उसके पीछे ये रिएक्शन है, क्योंकि जब आपने उसको खुले में रख दिया तो कुछ घंटों तक रखने पर क्या होगा बेटा, CO2 तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी है, एक्सेस में, वो मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी मिलती जाएगी। जब बहुत सारी CO2 से मिल जाएगी तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ CO2 और H2O के प्रेजेंस में ये जो कार्बोनेट है अब ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मिल्कीनेस आई थी कार्बोनेट की वजह से, जिसके अंदर एक्सेस ऑफ CO2 और H2O के प्रेजेंस में क्या होगा बेटा, अब बाइकार्बोनेट बनना शुरू हो जाएगा। ये बाइकार्बोनेट कैसे नेचर का होगा बेटा, सॉल्युबल नेचर का होगा। तो सॉल्युबल नेचर के होने की वजह से अब ये क्या हो जाएगा, आपको एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जब आप क्विक लाइम को पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, शुरुआत में हमारे पास में क्या मिलेगा बेटा, लाइम वाटर मिलेगा। लाइम वाटर को अगर आप खुले में रखेंगे तो क्या होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 गैस। एटमॉस्फेरिक CO2 गैस मिलेगा, मिल्कीनेस आएगा, टर्बिडिटी आएगा, सफेद रंग का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर अगर आप उसको स्टैंड बाय पे रख देंगे कुछ देर के लिए तो अगेन वो मिल्कीनेस जो है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। क्यों हो जाती है डिसअपियर होना, क्योंकि एक्सेस ऑफ CO2 अगर मिलता जाएगा तो एक्सेस ऑफ CO2 वाटर के साथ कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3- बाइकार्बोनेट, जो कि सॉल्युबल नेचर का होता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, इसको आप याद रख के चलेंगे। इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम आपको अब इसके बेस पर क्वेश्चन भी करवाएंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन आ गया हमारे पास में जिसके हम बात कर रहे थे आपसे। कंपाउंड A ऑन हीटिंग गिव्स अ कलरलेस गैस एंड अ रेसिड्यू दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन B। एक कंपाउंड है जिसको हीट करने पर क्या मिला, हमें एक कलरलेस गैस मिला और एक रेसिड्यू मिला दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन B। ठीक है, यहां हमें B मिल गया। नाउ व्हाट इज सेइंग, एक्सेस ऑफ CO2 इज बबल्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ B। अब देखो बेटा, एक्सेस ऑफ CO2 आ गया ना, एक्सेस ऑफ CO2 आने का मतलब कहीं ना कहीं कार्बोनेट का आपको रिलेशन बनता हुआ दिखना चाहिए। दिमाग में इस तरह से थॉट लेकर के चले। थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ B, C is formed which is recovered in the solid form. Solid C on gentle heating gives back A। मतलब कि आपको क्या मिला बेटा, यहां पर B और C मिला और C को हीट करने पर आपको क्या मिला, वापस से A मिल गया। तो कंपाउंड A क्या होगा। तो पहले हम क्वेश्चन की प्रोसीडिंग करते हैं, कैसे हम सोचेंगे इसके बारे में। ये बोलना चाह रहा है हमें, कंपाउंड A on heating gives a colorless gas and a residue that is dissolved in water to obtain a B। मतलब कंपाउंड को हीट करने पर हमें क्या मिला बेटा, कलरलेस गैस मिला और एक रेसिड्यू कंटेंट मिला जिसको कि पानी में घोलने पर हमें क्या मिलेगा, B मिलेगा। तो पहली बात तो कंपाउंड A को हीट करने पर आपको कलरलेस गैस मिली। आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कंपाउंड को हीट करने में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप देखिए बेटा, Na2CO3 और K2CO3 इनको हीट करने पर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि NaKRB से कार्बोनेट तो डिकम्पोज नहीं होते। बात यहां पर क्लियर होगी, इसका मतलब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, बचे दो ऑप्शन। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे और कैल्शियम सल्फेट को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा। तो बेटा हम सल्फेट की हीटिंग ये भी पढ़ के आए हैं, कार्बोनेट की हीटिंग भी हम लोग पढ़ के आए। अब जैसे कि मैंने बताया बेटा आपको कि अगर आपको कहीं ना कहीं मिल्कीनेस दिखता है तो आप लोग किससे रिलेट कर सकते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेट कर सकते हैं कि मिल्कीनेस जनरली किसकी वजह से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है। तो अगेन वही रिएक्शन बन जाएगा हमारे पास में, क्या कंपाउंड है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हीट करने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और साथ में CO2 मिलेगा। तो अगर हम इस कंपाउंड को एक कंपाउंड मान करके चल रहे हैं तो रिएक्शन में क्या होगा बेटा, कंपाउंड A on heating gives a colorless gas, ये गैस मिल गई, एंड रेसिड्यू दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर टू ऑब्टेन B। ठीक है, ये रेसिड्यू मिला कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में घोलें तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में घोलेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, तो हमें मिलेगा बेटा यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस स्लेक्ड लाइम। ये मिल गया हमें स्लेक्ड लाइम। इसके बारे में बोल रहे हैं ये क्या है बेटा, B। ठीक है, ये हमें मिल गया B, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम। फिर बोल रहे हैं कि एक्सेस ऑफ CO2 बबल करेंगे इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ B से। तो अगर हम इसमें एक्सेस ऑफ CO2 बबल करेंगे तो क्या होगा बेटा, पहले हमें यहां पर B और C इज फॉर्म्ड, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा तो क्या मिलेगा बेटा, हमें साथ में कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा और साथ में हमें H2O मिल जाएगा और CO2 मिल जाएगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने CO2 प्रेजेंस में गर्म करा तो कैल्शियम कार्बोनेट साथ में H2O मिला, ये हमें मिल जाएगा। अब सिंस एक्सेस में है यहाँ पर तो इसका मतलब ये क्या होगा बेटा, हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा, CaHCO3 होल ट्वाइस इसके फॉर्म में हो जाएगा, जो कि सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि एक्सेस में लिया है ना बेटा हमने, ये एक्सेस में मिल गया हमें। नाउ ये बोलना क्या चाह रहा है, C is formed which is recovered in the solid form. Solid C on gentle heating gives back A। अगर हम इसको फर्दर हीट करेंगे तो हीट करने पर हमें क्या मिलेगा बेटा, वापस से ये मिल जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा वापस। तो इस तरीके से बता सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। तो ये मिल गया हमको C, ये हो गया हमारे पास C, ये हो गया हमारे पास B, ये हो गया हमारे पास A। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे पास में A क्या होगा, तो A का ऑप्शन क्या होगा बेटा, हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप देख सकते हैं बेटा क्वेश्चन बताया जा सकता है और ऐसा ही क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा भी हुआ है। तो जिसके बारे में आपको बता रहा था वो यही क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारे पास में अगला आया प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीच करने का मतलब क्या होता है बेटा,
नॉर्मली ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करा जाता है जो चीजें कलरफुल होती है उनको कलरलेस कन्वर्ट करने में, कलरफुल कंपाउंड्स को कलरलेस कन्वर्ट करने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करा जाता है, या फिर नॉर्मली वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करा जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर पहले बात तो देखे बेटा क्या होता है, नेक्स्ट रिएक्शन देखे बेटा, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ करें, नॉर्मली जब ड्राई स्टेट में होता है तब हमें मिलता है बेटा CaOCl2 और CaCl2। तो ये जो कंपाउंड हमें मिल रहा है बेटा CaOCl2, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो ये हमें क्या मिला बेटा यहाँ पर ड्राई स्टेट, जैसे मैंने बताया आपको क्लोरीन जो होता है हमारे पास अगर ड्राई स्टेट में होगा तो हमें क्या मिलेगा बेटा CaOCl2 प्लस CaCl2, और ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है किसका बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है बेटा CaOCl2, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है, बट ये क्या है, इसका रॉ फॉर्मूला है, इसका एक्चुअल फॉर्मूला भी आपको बताते हैं बेटा, इसका बहुत लंबा थोड़ा सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखते हैं बेटा। पहले तो आप समझे बेटा ब्लीचिंग पाउडर है क्या। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली क्या है, ये जो CaOCl2 है ना, ये दो आयन हैं एक्चुअल में। दो आयन कौन कौन से हैं, देखिए बेटा कैल्शियम +2 तो ये रहा। अब CaOCl2 के अंदर से एक तो है OCl-, ये OCl- और ये Cl-। तो Cl- और OCl- ये दो तरह के आयन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। Cl- को बोलते हैं बेटा हम क्या, क्लोराइड आयन। मैंने बताया था बेटा आपको कि आइड वर्ड कब लगाते हैं। और OCl- को बोलते हैं बेटा हाइपोक्लोराइट आयन। नाम सुनना बेटा, हाइपोक्लोराइट आयन। तो ये है क्लोराइड, ये है हाइपोक्लोराइट। तो हाइपोक्लोराइट आयन होता है ये, और ये क्या होता है बेटा, क्लोराइड आयन होता है। दो तरह के आयन इसमें प्रेजेंट होते हैं। यहां पर क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है बेटा -1, यहां पर क्लोरीन पर चार्ज होता है +1। क्योंकि आप देख सकते हैं बेटा अगर आप OCl- की बात करें तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आएगा, तो क्लोरीन पर क्या चार्ज होगा आप बैलेंस करके देख सकते हैं कि ऊपर नॉर्मली चार्ज क्या होता है बेटा -2 होता है, क्लोरीन पर क्या चार्ज होगा बेटा X चार्ज होगा। नेट चार्ज क्या दे रखा है बेटा, इसका -1 दे रखा है, तो यहां सॉल्व करेंगे तो X का वैल्यू क्या आएगा, +1 आएगा। इसका मतलब हाइपोक्लोराइट यहां पर जो है, यहां पर क्लोरीन के ऊपर चार्ज होता है +1 और यहां पर चार्ज क्या होता है बेटा -1 चार्ज होता है। इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन पर क्या चार्ज है बेटा, क्लोरीन पर -1 चार्ज भी है और क्लोरीन पर +1 चार्ज भी होता है। अब आप एक बात देखिए बेटा कि कैल्शियम +2 के साथ में ये क्या है, ये बेटा बॉन्ड नहीं है, दिस इज आयनिक बॉन्ड। ये क्या है बेटा, आयनिक बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है, ये एक आयनिक बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि एक मेटल है ना भाई, कैल्शियम के तो सभी कंपाउंड आयनिक नेचर के होते हैं, तो ये आयनिक, तो इसमें और इसमें क्या है बेटा आयनिक अट्रैक्शन है, और इसमें इस तरह से बताया जा सकता है ये होगा। तो ये बन गया बेटा हमारे पास क्या, ब्लीचिंग पाउडर। नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये आपको याद रख के चलना है बेटा। ब्लीचिंग पाउडर कंपोजिशन क्या होता है, CaCl2.CaOCl2, देखिए बेटा ये आ गया CaOCl, ये CaOCl वाला जो पोर्शन है ये, .CaOH, ये जो CaOH से हमने बनाया वो .2H2, ये इसका पूरा एक्चुअल फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर से मेन जो कोर इसका इंग्रेडिएंट होता है वो ये होता है बेटा CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यही इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट होता है, इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज व्हाट, CaOCl2, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये हाइपोक्लोराइड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ व्हाट, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट बात करें बेटा, हमारे पास में क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक इथेनॉल। अब बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इथेनॉल में कौन सॉल्युबल होगा, तो इथेनॉल के अंदर कौन होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सॉल्युबल होगा, या फिर इसमें कोवेलेंट नेचर होगा। अब पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट में आप जानते हैं बेटा कि सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम के सभी कंपाउंड आयनिक हैं, तो ये तो पोलराइजेशन शो नहीं करेंगे। और लिथियम के बारे में हमें बात पता है कि लिथियम के मोनोवेलेंट में फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड और हाइड्राइड, इनको ही आयनिक माना जाता है। अब अगर हम यहां पर बात करते हैं LiCl में क्या है बेटा, पोलराइजेशन आएगा, इसका मतलब यहां पर कैसा नेचर आएगा, कोवेलेंट नेचर आएगा। और अगर कोवेलेंट नेचर आएगा इसका मतलब ये क्या होगा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो सकता है। क्यों, क्योंकि उनका नेचर नॉन पोलर है, कोवेलेंट नेचर है, इसका नेचर नॉन पोलर हो गया, कोवेलेंट नेचर आ गया, इस वजह से यहां पर बता सकते हैं। तो आंसर क्या होगा बेटा अपना इस क्वेश्चन का, फर्स्ट ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 इन लाइम वाटर इट्स मिल्कीनेस अपीयरेंस डिसअपीयर बिकॉज, हमने बात सीख लिया बेटा कि मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों होता है, तो डिसअपीयर होने के वजह रीजन क्या होता है बेटा, बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होना। याद है बेटा आपको रिएक्शन, अगेन मैं आपको रिएक्शन बताते हैं बेटा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो था इसको हमने हीट करा था, तो लाइम वाटर में डायरेक्टली रिएक्शन बात करते हैं, डायरेक्ट लाइम वाटर की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हमने CO2 रखा, साथ में H2O रखा, जब ये हमारे पास एक्सेस में है तब क्या बनेगा, बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, जो कि सॉल्युबल नेचर का होगा, और इस वजह से मिल्कीनेस गायब हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों है, बिकॉज सॉल्युबल बाइकार्बोनेट इज फॉर्म्ड। आंसर क्या जाएगा बेटा अपना सेकंड ऑप्शन अपना आंसर इस क्वेश्चन का चला जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें बेटा, व्हेन क्लोरीन इज पास्ड स्लो ओवर ड्राई स्लेक्ट लाइम एट रूम टेम्परेचर,
द मेन प्रोडक्ट इज, तो बेटा अभी हमने देखा था किसके बारे में, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, उसी के रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है बेटा, आपको पता है क्या होता है बेटा, यहाँ पर कंपाउंड के बारे में बताएंगे तो CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। ये बन जाएगा बेटा हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर इसका आंसर होगा। ये बन गया हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। और रिएक्शन आप बेटा देख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब हमने करा क्लोरीन के साथ में, तब हमें क्या मिला है बेटा, ये CaOCl2 कंपाउंड मिलेगा, ब्लीचिंग पाउडर कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगला हमारे पास कंपाउंड आया कैल्शियम सल्फेट जिप्सम। जिप्सम क्या है बेटा, जिप्सम है CaSO4.2H2। CaSO4.2H2 क्या होता है बेटा, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। जिप्सम की अगर बात करिए इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ कैसे करेंगे रिएक्शन, प्लस माइनस से रिएक्शन करते हैं, तोड़ेंगे इसको बेटा, कैल्शियम +2 Cl- H+ और SO4 -2 ऐसे टूटेगा ना बेटा, ये नेगेटिव यहां और ये नेगेटिव यहां, क्या क्या बनेगा बेटा, HCl और साथ में CaSO4 बनकर के ऐसे अलग हो जाएगा, इसका PPT बन जाएगा। ऐसे प्रोसेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा इसका प्रॉपर्टीज, इसका प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका प्रॉपर्टी क्या है बेटा, एक्शन ऑफ हीट। एक्शन ऑफ हीट क्या होता है बेटा, अगर आपने जिप्सम को CaSO4.2H2 को 120 डिग्री पे हीट करा तो हमें क्या कंपाउंड मिलता है बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हो सकता है आप लोगों ने सुना भी हुआ होगा और देखा तो जरूर ही होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट इसके बारे में स्टडी करेंगे। जब हम जिप्सम को 120 डिग्री के टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें बेटा कंपाउंड मिलेगा CaSO4.12H2O, ये मिलेगा हमें कंपाउंड। इसी का फॉर्मूला होता है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम POP बोलते हैं। अब यहां पर हाफ कर रखा है तो आप चाहो तो बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 CaSO4.H2O, ये लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे 2 CaSO4.H2O। तो यही क्या है बेटा, बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये फॉर्मूला हो सकता है आपने देखा होगा, ये फॉर्मूला अभी आप सेम टू सेम तरीके से देख सकते हैं। अब इसमें बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर टेम्परेचर बहुत क्रिटिकल है। क्यों क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आपने गलती से कोई ज्यादा हीट कर दिया तो ज्यादा हीट करने पर क्या होगा, सारा सारा पानी उड़ जाएगा। देखो बेटा हो क्या रहा है कि यहां पर .2H2O है, हीट करने पर पानी उड़ेगा, पर 120 पर हीट करने पर क्या होगा, इसके अंदर से हाफ मोल वाटर बचा रहेगा। पर अगर आपने इससे ज्यादा हीट करे, 200 भी हीट करे तो क्या होगा बेटा, 2 CaSO4 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। इसको बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं होती जो कि POP में होती। बेसिकली POP की बात करें, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में अगर बात करें बेटा, आपने सुना होगा इसकी मूर्तियां बनती है। जिन लोगों के फ्रैक्चर हो जाता है तो आपने देखा होगा बेटा, फ्रैक्चर बनता है ना, वहां पर ऐसा पट्टा बन जाता है, तो वो POP का तो पट्टा बनता है। तो बेटा इस तरीके से बात बता सकते हैं, POP काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इस मेन रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होता है। ज्यादा हीट कर देंगे तो इसमें वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी जो कि POP में होती है, इसलिए इसको संभल करके हीट करना पड़ता है। नेक्स्ट बात करें बेटा, हमारे पास में है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा, अभी देखा था हमने, CaSO4.12H2 या फिर 2 CaSO.H2O, इस तरह से बता सकते हैं बेटा। यहां पर इसका बेटा प्रिपरेशन क्या है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड 120, अभी देखा बेटा हमने जिप्सम को 120 भी हीट करेंगे तो क्या होगा। अब देखे बेटा, ये हमने इसको हीट करा, ये 120 पे हीट करा, 120 पे हीट कर दिया किसको, जिप्सम को। ये जिप्सम को जब हमने हीट करा 120 के टेम्परेचर पर, तब हमें क्या मिल गया बेटा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें यहां पर ऐसे मिल गया। ये इसका रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करें बेटा इसका सीमेंट, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा हमारे पास में, सीमेंट। अच्छा, सीमेंट की अगर बात करें, सीमेंट क्या होता है, सीमेंट आप सभी लोग जानते हैं बेटा, घरों में इस्तेमाल होता है। सीमेंट की अगर बात करें, सीमेंट के मेन इंग्रेडिएंट क्या है बेटा, देखें 3 CaO.SiO2, 2 CaO.SiO2, 3 CaO.Al2O3, 4 CaO.Al2Fe2O3। बेटा ये इसके मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट, फेरेट, ये सब इसके नाम होते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूले हैं। सीमेंट आप जानते हैं बेटा क्या होता है, बाइंडिंग के कंटेंट होता है। सीमेंट के अंदर आप एक बात याद रखेंगे बेटा कि डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है 2 CaO.SiO2, डाई कैल्शियम सिलिकेट स्लोवेस्ट सेटिंग कंपोनेंट होता है, और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट 3 CaO.Al2O3 ये फास्टेस्ट सेटिंग कंपोनेंट होता है। तो स्लोवेस्ट सेटिंग कौन है, डाई कैल्शियम सिलिकेट, फास्टेस्ट सेटिंग कौन है बेटा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। तो बेटा इसको आप याद रख के चलेंगे। सेटिंग करने का मतलब क्या होता है बेटा, देखें जिप्सम को भी ऐड कराता है सेटिंग करने के लिए कभी कभी। बेटा क्या होता है, सीमेंट की अगर बात करी जाए तो सीमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर सीमेंट के बारे में अगर बात करें तो सीमेंट को आपने देखा होगा बेटा कि सीमेंट को आपने देखा होगा बेटा कि दीवार बनाने में इस्तेमाल होता है, दीवार पे जो प्लास्टर होता है उसमें इस्तेमाल होता है। आप सीमेंट को किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, सीमेंट के अंदर कुछ इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है। अब सीमेंट की अगर बात करी जाए तो सीमेंट का इस्तेमाल करा जाता है बेटा बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे। अगर आप सीमेंट को इस तरह सोचें कि सीमेंट क्या करेगा बेटा, बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करा जाए। अब अगर सीमेंट जल्दी सेट हो गया,
मान लो कि सीमेंट अगर जल्दी सेट हो गया तो दिक्कत है। दिक्कत ऐसे कि अगर मान लीजिए आपने कुछ सॉल्यूशन बनाया, जब तक आप उसको दीवार पर लगा रहे हैं तब तक वो खुद ही हार्ड हो गया, तो वो किसी काम का नहीं। और मान लीजिए अगर वो बहुत स्लो सेटिंग कर रहा है, मान लो जम ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? तो बेटा उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, उससे क्या होगा? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होने की वजह से क्या होता है कि वहां पर जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो लचीला हो जाएगा, मतलब वो बैंड खा सकता है। अगर आपने दीवार आज सीधी बनाई तो हो सकता है कल वो टेढ़ी हो जाए। तो दोनों चीजों को हमें ध्यान में रख करके चलना होता है। तो ऐसे केस के अंदर क्या करना होता है बेटा, हमें ऑप्टिमम अमाउंट के अंदर उसमें स्लो सेटिंग कंपोनेंट और कुछ फास्ट सेटिंग कंपोनेंट डालना होता है, जिसके हिसाब से उसके जो जमने की प्रोसेस है वो क्या हो, वो सही हो जाए। अपनी इलास्टिसिटी वो मेंटेन तो रखे पर उतने टाइम तक रखे जितने हमको जरूरत है, उसके बाद वो क्या हो जाए बेटा, हार्ड हो जाए। और इसको और हार्डनेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, वहां पर पानी का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा बेटा कि जब हमारे घर पर छत पड़ जाती है, आरसीसी डल जाती है, तो वहां पर जो जूट के जो बोरे होते हैं उनको वहां पर रखा जाता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है। तो पानी डालने से क्या होता है बेटा, वो क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, हीट रिलीज करता है वहां पर, और उससे क्या होता है बेटा, वो जमना शुरू हो जाता है, वो सेट होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ अलग अलग बातें बेटा सीमेंट को लेकर के आपको बातें पता है। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, आरसीसी, जिसके बारे में बताते बेटा, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। नाम याद रखे बेटा, क्या होता है, जब सीमेंट को आप आयरन बार से मिला देते हैं। जैसा कि बेटा आपने देखा होगा कि घर पे जब छत डलती है तो बेटा वहां पर लोहे के सरियों का इस्तेमाल होता है। लोहे के सरियों के बीच में क्या करते हैं बेटा, हम कंक्रीट को फिल कर देते हैं ना। व्हाट इज कंक्रीट? कंक्रीट क्या होता है? तो सीमेंट का, सैंड का और ग्रेवल का, गिट्टी होती है ना बेटा, गिट्टी देखा होगा आपने, गिट्टी, थोड़ी सी रेत, थोड़ा सा सीमेंट, इसको एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन में मिला करके पानी के साथ में जो मिक्सचर तैयार करते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं कंक्रीट। जिसको कंक्रीट मोटर बोलते हैं बेटा। उसको अगर आप मिला देंगे किसमें, आयरन बार में, तो उसमें ऑलरेडी स्ट्रेंथ है सीमेंट की वजह से, और आयरन बार की स्ट्रेंथ मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा, उसकी पकड़ काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, आरसीसी बोलते हैं, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। नाम याद रख के चले। नेक्स्ट देखिए बेटा, परसेंटेज ऑफ अबंडेंस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितना अबंडेंस है बेटा एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का, ये देखे बेटा। मैक्सिमम है बेटा पोटेशियम का, उससे कम सोडियम का, उससे कम आयरन का और कॉपर का। बेसिकली आयरन और कॉपर तो एस ब्लॉक के एलिमेंट है भी नहीं, पर मेटल के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम बेटा पोटेशियम का है, फिर सोडियम का, फिर आयरन का, फिर कॉपर का। ये पॉइंट बेसिकली आपका बायोलॉजी वाला रिलेटेड पॉइंट है, पर इसके बेस पर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, तो आपको एज एन इन्फॉर्मेशन बेटा पता होना चाहिए। यहां याद रखें चाहे वहां याद रखें, याद आपको रखना ही है। तो अगर आपने पहले याद रखा हो तो एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है, और अगर आपको नहीं पता है पहले से तो आप यहां याद रख सकते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाए। तो बेटा इस तरीके से हमने यहाँ पर बात करी कि क्या क्या होता है अलग अलग कंपाउंड्स किसके बेटा, एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक के कंपाउंड के अंदर हमने बहुत सारी रिएक्शन देखी। अभी थोड़ी देर पहले बेटा हमने पीओपी के बारे में भी देखा था। पीओपी के यूज के बारे में देखे तो आपने देखा होगा बेटा कि जैसे मूर्तियां बनती है, सुंदर सुंदर मूर्तियां जो बनती है वो किसकी होती है बेटा, पीओपी की होती है। आपने देखा होगा बेटा दीवार जो होती है हमारी, दीवार पे आपने कई बार जो कॉर्नर होते हैं उसको बेटा बोलते हैं गर्दाने। सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा, फॉल्स सीलिंग वगैरह होती हैं। तो बहुत सारी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जो कि पीओपी के थ्रू बनाई जा सकती है, तो वो सब क्या है बेटा, पीओपी की यूजेस है। और सीमेंट के यूज तो आप सभी को पता है कि सीमेंट क्या होता है, बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। तो बेटा इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, पूरे चैप्टर एस ब्लॉक के बारे में स्टडी करी। एस ब्लॉक के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट अलग अलग करके स्टडी करे, एक एक करके हमने डिफरेंट कंपाउंड के बारे में देखा। फर्स्ट में सोडियम के कंपाउंड देखे, सेकंड डे के अंदर कैल्शियम कंपाउंड देखे। इन सभी कंपाउंड की जो मेन रिएक्शंस हैं, उन सभी रिएक्शंस को आप अच्छे से पेन डाउन करके चलें। और नेक्स्ट बेटा मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ, इनकी आप एक लिस्ट बना लें, और जहां पर आप पढ़ाई करते हैं बेटा इनको वहां पर आप चिपका लें। इससे क्या होगा, आप अगर आप बार बार देखेंगे तो आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, आप भूलेंगे नहीं। तो बेटा क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, देखो बेटा NaHCO3 को बोलते हैं बेटा बेकिंग सोडा, Na2.NH2 को, Na2CO3.NH2 को बोलते हैं बेटा वॉशिंग सोडा, Na2SO4.NH2 को बोलते हैं बेटा ग्लोबल सॉल्ट। इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट है बेटा, याद रखना है ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला Na2SO4.NH2। नेक्स्ट देखिए बेटा NaNH4HPO4, इसको बोलते हैं बेटा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, इसके रिएक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, बस इंफॉर्मेशन बेस्ड पॉइंट है, याद रख के चले। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा NaOH+CO सोडा लाइम, इसके बारे में देख चुके हैं हम। नेक्स्ट देखा बेटा हमने एक्वा सोल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम। स्लेट लाइम का एक्वा सोल्यूशन क्या है बेटा, लाइम वाटर। और सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बेटा, मिल्क ऑफ लाइम। अब ये दोनों बातें क्या है बेटा समझे, जैसा कि नाम बोल रहा है लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम। मिल्क क्या होता है बेटा, मिल्क क्या होता है, दूध, और वाटर क्या होता है बेटा, जो नॉर्मल ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये है क्या, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पानी में मिक्सचर। अब आप बेटा ऑब्वियसली बात है, कॉमन से खुद दिमाग में सोचें कि दूध कब बनेगा, जब कंसंट्रेशन हाई रहेगा, तभी तो आपको सफेद स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अगर कंसंट्रेशन काफी कम हो जाएगा तो वो आपको एकदम पतला पतला दिखेगा, मतलब पानी की तरह दिखेगा। तो मिल्क ऑफ लाइम का मतलब क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पानी में मात्रा ज्यादा है, मतलब जब उसका सस्पेंशन बन जाएगा। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा पानी में कम हो गई तब उसका लाइम वाटर बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लाइम वाटर। तो ये अंतर है बेटा लाइम वाटर में और
इसके अंदर लाइम वाटर में और मिल्क ऑफ लाइम के अंदर। तो ये अंतर बताया सकता है CaOH कंसंट्रेशन के बेस पर। नेक्स्ट बात देखिए बेटा, यहां पर आपको कुछ रिएक्शंस दिखाई दे रही हैं। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन का एक बेटा चार्ट है। इस चार्ट को आप गौर करके देखें, इस चार्ट को आप ढंग से बना लीजिए एज इट इज। इसमें बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जो आपने नहीं देखी हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी हो सकती हैं जो कि शायद हो सके, जैसे कि ये जो रिएक्शन बेटा Na(CO2H5OH से, ये रिएक्शन ऐसा हो सकता है कि शायद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें, नहीं देखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने यहां पर कोशिश करी आपको एक चार्ट के फॉर्म में सभी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने की। इन सभी रिएक्शन को आप देखें, यहां पर इन सभी रिएक्शन को ऐसे चार्ट के फॉर्म में बना करके बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। कुछ रिएक्शन आप यहां पर देख रहे हैं, कुछ रिएक्शन हो सकता है आगे चल के सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में भी देखेंगे। पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि बेटा आपको रिएक्शन याद करनी है, तो रिएक्शन याद करने के अंदर ये चार्ट आपकी काफी हेल्प करेगा। जब आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे तब आप ये बात डेफिनेटली देखेंगे कि ये चार्ट आपकी हेल्प करेगा। तो बेटा मैं यहां से हट रहा हूं, इस चार्ट को आप ढंग से नोट कर लें और यहां पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।